अच्छा क्लास, आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, जो कि हमारे करिकुलम का पहला टॉपिक है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट हम उस चीज को कहते हैं जिससे बहुत सारे यूजर्स की या ह्यूमंस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये चीज आइडेंटिफाई करी कि जितने भी ऑफिसेज हैं या कॉरपोरेट्स हैं, उनके अंदर डेटा को मैनेज करना, लेटर्स को मैनेज करना, हिसाब किताब करना या प्रेजेंटेशंस देना, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, और ये पहले करते थे पेपर वर्क। लेट सपोज अगर आप बहुत पुराने हो, अभी जो स्कूल में, वो तो नहीं कह रहा, शायद उनका भी स्कूल में ऐसे ही होता हो। जब हम स्कूल पढ़ते थे तो हमारी जो अटेंडेंस है टीचर वो रजिस्टर पर लेती थी। ठीक है, पी ए लिखती थी। ठीक है, इसी तरह जो लेटर्स वगैरह हैं पहले, जो है वो पेपर पर लिखे जाते थे। आपके पास एप्लीकेशंस पेपर पे लिखे जाते थे स्कूल में। मैंने तो एप्लीकेशंस जो है वो पेज पर ही लिख कर दिए हैं अपने प्रिंसिपल को या टीचर को। ठीक है, तो उसका नुकसान क्या होता है बेसिकली अगर मैं पेपर वर्क मैनुअली करता हूँ? क्या नुकसान होता है अब्दुल्ला? अगर मैं मैनुअली पेपर वर्क करता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं लेटर अपने हाथ से मैनुअली लिख कर दे रहा हूँ, या मैं बच्चों की अटेंडेंस के लिए एक रजिस्टर मेंटेन कर रहा हूँ, या मैं कोई बुक लिखना चाहता हूँ और वो बुक मैं इस डिजिटल प्रोडक्ट के बजाय अपने हाथ से खुद ही लिख रहा हूँ पेजेस पर, तो उसका नुकसान क्या है? मिसकंडक्ट। और एलेबरेट करो थोड़ा सा, बच्चों को आसानी में बताओ। दिमाग नहीं चल रहा? किसी को पता है क्या नुकसान हो सकता है? बी कॉन्फिडेंट, कुछ भी आता है बोलो। क्या नुकसान हो सकता है मैनुअल काम करने का? सबसे पहली चीज, अगर आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हो, पूरी एप्लीकेशन आज से लिख दी, बेहतरीन लिखी, नीचे सिंसियरली की स्पेलिंग गलत हो गई, या तो पेन से काट दोगे जो आपकी फॉर्मेटिंग को और आपके पेपर की लिखाई को खराब कर देगा, या आप जीरो से दोबारा लिखोगे, और उसमें पेपर की कॉस्ट भी जाया हुई। हुई नहीं हुई? ठीक है, अब अगर लेट सपोज वही एप्लीकेशन 10 लोगों को लिखनी है तो 10 बार लिखनी पड़ेगी। और अगर वो पेजेस गुम गए, फट गए, पानी गिर गया या मिसप्लेस हो गए, तो डेटा तो बाकी नहीं रहेगा। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोडक्ट बनाया ऑफिस कॉर्पोरेट के लिए, जिसके अंदर उसने तीन, जो मेनली शुरू में प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, अब तो बहुत सारे ऐड कर दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, वन नोट है, आउटलुक है, एक्सेस है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं, लेकिन जो मेनली 3 से शुरू किया था वो थे वर्ड और एक्सेल। फिर पावर पॉइंट बाद में आया था। ठीक है, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो आपके ऑफिस वर्क को डिजिटली करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें ना आपको अपडेशन का मसला है, कि अगर लेट सपोज कुछ गलत लिख दिया तो आप उसे हैंड टू हैंड अपडेट कर सकते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट या एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, और आपका डेटा हमेशा परमानेंटली सेव रहेगा। ठीक है, अब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कहते हैं स्यूट। स्यूट कहते हैं बंडल को, बंडल को, पैकेट को, पैकेज को। ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ समथिंग इज अ बंडल या स्यूट कहलाता है। इसी तरह जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस है। ठीक है, जिनमें आपके पास जो पहला सॉफ्टवेयर आता है वो आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो बेसिकली आपका, आपकी डिजिटल नोटबुक है जिस पर आप लेटर, सीवीज या कुछ भी टाइप कर सकते हो और उसका प्रिंट निकाल सकते हो एफर्टलेसली। ठीक है, जो एक्सेल है वो बेसिकली हिसाब किताब के लिए, अगर कोई बिजनेस है और वो डिजिटली अपना जो है वो फॉर्मूलाज लगाकर हिसाब किताब, इन्वेंट्री मैनेज करना चाहता है, अपने रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है, या फॉर एग्जांपल एपटेक है, एपटेक अगर फॉर एग्जांपल बच्चों की फीसेस मेंटेन करना चाहता है, तो वो पेपर को जाया किए बगैर और पेपर की कॉस्ट को बचा कर वो इस पर कर सकते हैं। ठीक है, और जब चाहे प्रिंट निकाल सकते हैं और एक्यूरेट प्रिंट निकाल सकते हैं, उन्हें बार बार पेपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सेल हो गया हिसाब किताब। ठीक है, फिर आता है एमएस पावर पॉइंट। कॉर्पोरेट के अंदर बहुत कॉमन है प्रेजेंटेशंस देना, अगर आपको कोई आइडिया पिच करना है, अपनी कोई बात एक्सप्लेन करनी है, या आपको डेमो देना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप किसके जरिए देते हो? प्रेजेंटेशंस के जरिए देते हो, पावर पॉइंट के जरिए नहीं देते। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन आपके पास स्लाइड से मिलकर बनती है और उसके अंदर आप विजुअल्स लगाते हो, अपने आइडियाज के पॉइंट्स लिखते हो और एक्सप्लेन करते हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, और उसके लिए आपको टूल दिया गया है पावर पॉइंट। ऑल दो मुझे पता है बहुत सारों को ये पता होगा कि अब पावर पॉइंट क्यों यूज करें जब बहुत सारे एआई टूल्स हैं। ठीक है, लेकिन आपको जरूरत पड़ जाती है, लेट सपोज अगर एआई टूल ने कुछ गलत लिख दिया, तो आप उस पीपीटी को या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट पे खोलकर एटलीस्ट एडिट तो कर सकते हो, अगर वो सॉफ्टवेयर आपको एडिट करने के लिए कोई टूल प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, तो ये आपको आना
चाहिए, भले बेसिक आए लेकिन आपको आने चाहिए। ठीक है। देखो पूरा तो कोई भी नहीं सीख सकता। ठीक है। हाँ, एमएस वर्ड पूरा सीख सकते हो, एक्सेल कोई भी पूरा नहीं सीख सकता। क्योंकि एक्सेल के अंदर इतने फॉर्मूलाज है, इतने फॉर्मूलाज हैं। अब स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज हैं, स्टैटिस्टिक्स तो मुझे खुद नहीं आती। आपको आती है? तो आप फॉर्मूला लगा लोगे उसका? क्या करना पड़ेगा पहले? पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सेल भी बेसिकली आपके पास जो चीजें उसके अंदर है वो हम सीखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर यूज। लेट सपोज अगर कोई एसआरओ है तो वो वी लुकअप या काउंट टिप से काम चला लेगा, बस उसके लिए यही फॉर्मूलाज काफी हैं। उसे पूरे फॉर्मूलाज पढ़ने की क्या नीड है? नीड है? कभी नीड पड़ेगी तो पढ़ लेगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो है वो बेसिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम एमएस वर्ड पढ़ेंगे। एमएस वर्ड मतलब हमारा डिजिटल रजिस्टर। ठीक है। तो ओपन करते हैं हम अपना वर्ड। और वर्ड ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का होम इंटरफेस दिखता है जिसपे आपको गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून बोलता है। ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपका जो है वो नेविगेशन पेन है जिसपे होम है, न्यू है और ओपन है। ठीक है। न्यू पर जाते हो तो आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप ओपन पर जाते हो तो आप कोई एग्जिस्टिंग, लेट सपोज कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है और उसमें चेंजेस करने ओपन करके, तो ओपन के जरिए कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ रिसेंट्स हैं, जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं या ओपन किए गए हैं और एडिट किए गए हैं वो रिसेंट्स में आ रहे होते हैं, और यहाँ फेवरेट्स आ रहे होते हैं। ठीक है। फेवरेट्स ऐड करने के लिए आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसके आगे स्टार एक आ रहा होता है या स्टार आ रहा होता है, सॉरी। ठीक है। इस पे हम लोग अगर स्टार लगा देंगे तो हमारे फेवरेट्स में आ जाती है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करेंगे होम के न्यू पेज से। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है। जो वर्ड की फाइल है उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। अच्छा, हर चीज की, हर फाइल की आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एक्सटेंशन होती है जिससे वो फाइल पहचानी जाती है। जैसे कि पीडीएफ की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट पीडीएफ। एचटीएमएल की डॉट एचटीएमएल। ठीक है। अगर आप कोई इमेज लेते हो तो डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट जेपैग। इसी तरह जो वर्ड की फाइल होती है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? हाँ, डॉट डॉक एक्स, डॉक्स। ठीक है। तो ये पहचान होती है कि ये एक वर्ड की फाइल है, एमएस वर्ड की फाइल है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर आपको जो है एमएस वर्ड काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता है कि अगर आप एक स्टार्टर टेम्पलेट ले रहे हो, लेट सपोज अगर आप कोई कैलेंडर बना रहे हो तो आपको स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? टेम्पलेट मिल जाएगा, बना बनाया मटेरियल मिल जाएगा जिसे आप क्रिएट करके एडिट करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको ये टेम्पलेट्स पसंद नहीं आ रहे तो टेम्पलेट्स के लिए सबसे अच्छी वेब कौन सी है? कैनवा। कौन सी वेब है? कैनवा। ऑल दो आप उसमें डायरेक्ट भी एडिट कर सकते हो, लेकिन उसे वर्ड की फॉर्म में डाउनलोड करके भी आप इसमें एडिट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। मोर टेम्पलेट्स में जाओगे तो आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो ऑनलाइन, को अगर आपको कुछ चाहिए। नहीं नहीं, ये इन बच्चों का मसला सुन लें। ठीक है। जैसे मैं सीवी सर्च करूं या रिज्यूमे सर्च करूं तो मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ऑल दो बहुत ओल्ड हो चुके हैं, एटीएस फ्रेंडली भी नहीं है, तो इन्हें मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यूज़ करें। बैक जाएंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो, पेज होता है वाइट, ये दिखा रहा है ब्लैक। ये सामने क्या दिखा रहा है? मुझे पेज दिखा रहा है। ऐसा ही है। ठीक है। अब इस अगर किसी के पास ऐसा थीम हो जाए तो थीम कैसे चेंज करेंगे? फाइल में जाएंगे, ऊपर कहाँ जाएंगे? फाइल में, नीचे अकाउंट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अकाउंट में। और यहाँ पर इस वाले सेक्शन में लेफ्ट पेन के अंदर ऑफिस थीम नजर आ रहा है। ये यूज सिस्टम पे लगा हुआ है, यहाँ से आपने इसे कलरफुल कर देना है। ठीक है। और एमएस ऑफिस आपने जो है वो लाइट मोड में यूज करना है, अदरवाइज जो ब्लैक पेपर है उस पर आपको कलर्स ही कुछ और नजर आएंगे। कि अगर आप लेट्स सपोज किसी टेक्स्ट पर रेड कलर लगा रहे हो तो आपको शायद पर्पल नजर आए। ठीक है। तो इसको हमने कलरफुल ही यूज करना है। ठीक है। तो यहाँ से अब देखो हमारा डॉक्यूमेंट खुला हुआ था, हमें दोबारा से न्यू करने की जरूरत नहीं है। ऊपर बैक बटन है, बैक बटन दबाएंगे, बैक आ जाएंगे। तो ये सामने हमारे एक पेज आ रहा है। इस पेज के ऊपर कुछ भी टाइप करेंगे, प्रिंट निकालेंगे, एज इट इज निकल आएगा। ठीक है। सबसे वन टॉप बार है, टॉप बार के अंदर ऑटो सेव का ऑप्शन है। बेसिकली ऑटो सेव सिस्टम में ऑटो सेव नहीं करता, ये क्लाउड पर, यानी आपकी जो वन ड्राइव है बेसिकली, जैसे गूगल है, गूगल ने क्लाउड स्टोरेज दी हुई है। ठीक है। आपको जिस पर आप डेटा स्टोर कर सकते हो आप अपने फोन में बिना रखे, और वो है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या है? आप गूगल के पास अपना डेटा सेव करते हो और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, आपको अपनी डिवाइस की जरूरत नहीं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की भी है वन ड्राइव।
ठीक है। तो अगर आप ये करते हो तो ये वन ड्राइव पे सेव करता है, और अभी वन ड्राइव का अकाउंट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ पता नहीं। ठीक है। उसके बाद ये आपके डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है, डॉक्यूमेंट वन के नाम से इसे हम रीनेम भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हो एमएस वर्ड में तो आप सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद ये दूसरी बार आती है आपके पास, इसे क्या कहते हैं, किसी को पता है? नहीं। इस बार को क्या कहते हैं? इस बार को रिबन कहते हैं। इस बार को क्या कहते हैं? रिबन। और रिबन के अंदर टैब्स होते हैं। क्या होते हैं? टैब्स होते हैं। बेसिकली होम टैब है, ये जो पूरा नीचे पॉपअप खुला हुआ है ये टैब है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है बच्चों के पास कुछ इस तरह आ रहा होता है। ठीक है, कि आपके पास टैब्स आ रहे होंगे लेकिन टैब का ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा होगा। वो बेसिकली इसलिए होता है कि रिबन कोलैप्स हो जाता है। अब इसे हम लोग जो है वो कैसे जो है वो रिकोलैप्स करेंगे, आपने अपने किसी भी टैब पर यानी टैब ग्रुप पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर कोलैप्स द रिबन चेक हुआ हुआ होगा, इसे अनचेक कर देना है, तो आपके पास रिबन वापस से ओपन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, और ये पिन रहेगा, ये जाएगा नहीं। ठीक है। तो ये रिबन है, और रिबन में टैब्स होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग्स टैब एंड व्यू टैब। ठीक है। अब ये जो टैब्स हैं ये सारे टूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और ये टूल्स कैटेगराइज हुए हैं अपने नाम के हिसाब से। होम टैब में एक पेपर पे और टेक्स्ट के साथ यूज होने वाले बेसिक टूल्स हैं। इंसर्ट टैब में कुछ आपको एक्सटर्नली इंसर्ट करना है उसके टूल्स हैं। ठीक है। डिजाइन में डिजाइनिंग के लिए टूल्स हैं। लेआउट में अगर आपको पेज का लेआउट सेट करना है, अलाइनमेंट सेट करनी है, उन सब के लिए टूल्स हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टैब है वो है होम। होम का जो रिबन है, अच्छा, हर टैब में ग्रुप्स होते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ बीच बीच में लाइंस जली हुई हैं, देख रहे हो, लंबी लंबी। ठीक है, तो ये ग्रुप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स। ठीक है। पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, दूसरा है, तीसरा है स्टाइल्स एंड एडिटिंग। ये ग्रुप्स हैं आपके पास होम टैब के। अब पहला जो ग्रुप है क्लिपबोर्ड, इस पर आते हैं क्योंकि जब तक टेक्स्ट नहीं पढ़ाऊंगा तो कॉपी पेस्ट कट नहीं कर सकता। दूसरे ग्रुप पर आते हैं फॉन्ट पर। फॉन्ट मतलब टेक्स्ट। फॉन्ट मतलब टेक्स्ट को कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है फॉन्ट फैमिली यानी राइटिंग स्टाइल। जैसे सबका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, इसी तरह आपको वर्ड में भी राइटिंग स्टाइल देखने को मिलता है। जो आपको राइटिंग स्टाइल अप्रोप्रिएट लगे वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट किसी चाइल्ड के लिए या बच्चों के लिए तो उसमें आप फंकी जो है वो फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हो। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप लेट सपोज मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और अगर आप किसी प्रिंसिपल को ये डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो आप कभी भी ये वाली फॉन्ट फैमिली नहीं लगाओगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं लग रही। प्रोफेशनल फॉन्ट फैमिलीज क्लीन, स्लीक और सिंपल होती हैं। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में आपने देखा होगा सिंपल फॉन्ट फैमिलीज होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉन्ट फैमिली, उसके बाद है हमारे पास फॉन्ट का साइज। अच्छा, आपके पास कोई भी चीज तब तक अप्लाई नहीं होती आपके टेक्स्ट पर जब तक उसे सेलेक्ट ना किया जाए माउस की मदद से। सेलेक्ट करेंगे तभी अप्लाई होगी। ठीक है। सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास फॉन्ट साइज यहाँ पर बढ़ जाएगा। फॉन्ट साइज यानी टेक्स्ट का साइज। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में उठा है कि क्या दुनिया की हर फॉन्ट फैमिली इस ड्रॉप डाउन में मौजूद है? हो सकता है कि आपको कोई ऐसी फॉन्ट फैमिली यूज करनी है जो इस ड्रॉप डाउन में है ही नहीं, अब क्या करोगे? ठीक है, तो उसे हम करते हैं डाउनलोड। बेसिकली ये जो फॉन्ट फैमिलीज आपको दिखा रहा है ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर और आपके सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड है वो फॉन्ट फैमिलीज हैं। ठीक है। अब सिस्टम में कौन सी इंस्टॉल्ड है, स्टार्ट दबाएंगे या सर्च करेंगे फॉन्ट्स? क्या सर्च करेंगे? फॉन्ट्स। तो आप जैसे ही एंटर करोगे फॉन्ट्स लिखकर तो आपके पास ये आपको फॉन्ट्स पर ले जाएगा, और ये देखो ये सारे फॉन्ट्स जो है वो इंस्टॉल हुए हैं जो कि वहां दिख रहे हैं आपको। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो फॉन्ट्स दिखाता है जो उसके पास है और सिस्टम यानी विंडोज में इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ एक फॉन्ट फैमिली जिसका नाम है लेट सपोज इंटर, जो कि मैं जो है HTML के अंदर यूज करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है इंटर नहीं है आपके पास। अगर मुझे इंटर यूज करनी है तो मैं क्या करूंगा? इंटर यूज करने के लिए आपने सिंपली किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। ठीक है। और ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपने जो फॉन्ट फैमिली यूज करनी है उसका नाम लिखना है। लेट सपोज मैंने बोला इंटर और साथ में डाउनलोड लिख देंगे, या आप इसके साथ फॉन्ट फैमिली भी लिख दो। ठीक है। अब आपको बेशुमार वेबसाइट्स मिल जाएंगी, डिफरेंट वेबसाइट्स ट्राई करो। वैसे तो आपको मोस्ट ऑफ द फॉन्ट फैमिलीज गूगल फॉन्ट्स की अपनी वेबसाइट से ही मिल जाएंगी, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल की। ठीक है। अगर नहीं भी मिलती तो और भी वेबसाइट है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंटर पे आना है, और इंटर पे आने के बाद ये आपकी फॉन्ट फैमिलीज जो है वो इंटर आ चुकी है। यहाँ पर गेट फॉन्ट पर क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है? गेट फॉन्ट पर। गेट फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड ऑल का ऑप्शन आ रहा है। किसका आ रहा है?
डाउनलोड ऑल, जैसे ही डाउनलोड ऑल करोगे तो आपके पास ये फॉन्ट फैमिली एज अ जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आपने अपने डाउनलोड्स में जाना है अब। डाउनलोड्स में आपके पास ये आ गया इंटर। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, राइट क्लिक, और विनरार से क्या कर देंगे इसको, एक्सट्रैक्ट। विनरार क्या है, व्हाट इज विनरार। अगर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स किसी को एक साथ देने, तो उसका पाइल बनाकर डायरेक्ट उसके हाथ में दे दोगे, या उसे किसी एनवेलप में या फाइल में रख कर दोगे। एनवेलप या फाइल में रख कर दोगे ताकि उससे मिसप्लेस ना हो जाए और वो कंप्रेस भी हो जाए, आपकी फाइल्स प्रोटेक्ट भी हो जाए। ठीक है, इसी तरह जब आपके पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं और आपको बहुत सारी फाइल्स किसी को शेयर करनी होती है एक साथ, तो आपके पास जो आपका सिस्टम है वो एट अ टाइम एक फाइल शेयर करने की आपको इजाजत देता है, इवन कि अगर आप व्हाट्सएप पे भी शेयर करते हो। ठीक है, तो अगर आपको किसी को बहुत सारी फाइल्स, चाहे वो किसी भी हो, पीडीएफ्स हो, चाहे वो फॉन्ट फैमिली की फाइल्स हो, चाहे एचटीएमएल की फाइल्स हो, एक साथ देनी है, तो आप एक साथ देने के लिए उन फाइल्स को कंप्रेस कर देते हो। क्या कर देते हो, कंप्रेस। और कंप्रेस करने के लिए यानी कि इन्वेलप में डाल देते हो, उसे हम कहते हैं जिप। क्या कहते हैं, जिप या रार फाइल कहते हैं। तो आपकी बहुत सारी फाइल्स एक फाइल में क्लोज हो जाती हैं, एक इन्वेलप में क्लोज हो जाती हैं, जिसे रार फाइल या जिप फाइल कहा जाता है। और जिप फाइल बनाने के लिए और जिप फाइल अगर आए उसमें से फाइल्स निकालने के लिए, अब जैसे उसको मिली सामने वाले को जिप फाइल, तो फाइल्स निकालनी भी तो है ना उसने उसमें से। ठीक है, तो निकालने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो विनरार है। ऑल दो विंडोज में अपना भी है लेकिन वो इतना अच्छा काम नहीं करता। ठीक है, तो विनरार एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको फाइल्स को कंप्रेस, जिप या रार करने की या एक्सट्रैक्ट करने की कमांड्स देता है या टूल्स देता है। ठीक है, ये भी आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। तो विनरार से मैं कर लूंगा एक्सट्रैक्ट टू इंटर फोल्डर। ठीक है, एक्सट्रैक्ट टू इंटर फोल्डर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर देखो एक फोल्डर बन गया इंटर के नाम से, एंड पे देखो जहां मेरा माउस है। ठीक है, इसे मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे फाइल्स आपको नजर आ रही हैं, ऐसे स्टैटिक में जाना है। कहाँ जाना है, स्टैटिक में। इसमें आपको इंटर की तमाम फाइल्स दिख जाएंगी। अब देखो फॉन्ट में ना बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, जैसे फॉन्ट लाइट, फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट इटैलिक, फॉन्ट अंडरलाइन। ठीक है, तो ये सारे वेरिएंट्स इसने आपको सब दे दिए, थिन, ब्लैक, मीडियम, सेमी बोल्ड, थिन, थिन इटैलिक, ब्लैक, ये सारे वेरिएंट्स इसने दे दिए। और ये आपके पास जो फाइल है ये किस एक्सटेंशन में होती है, अगर इसमें दिखाऊं मैं एक्सटेंशन, ही आपको दिखा नहीं रहा, ये देखो अब दिखाएगा, .ttf। जो विंडोज की फॉन्ट फैमिली होती है वो .ttf में होती है, यानी ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल कहलाती है ये। ठीक है, इन सबको आपने सेलेक्ट ऑल करना है। क्या करना है, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करने का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल A। ठीक है, और आपने फिर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, तो इंटर फॉन्ट फैमिली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी और फिर आप उसे एमएस वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप दुनिया की कोई भी फॉन्ट फैमिली डाउनलोड करके उसे सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपको सॉफ्टवेयर में काम आएगी। अब देखो अगर मैंने ये फॉन्ट फैमिली विंडोज में इंस्टॉल कर दी ना, अब अगर मैं फोटोशॉप खोलूँ ना, तो फोटोशॉप में भी ये फॉन्ट फैमिली मुझे नजर आएगी, क्योंकि ये मैंने विंडोज में इंस्टॉल करी है। ठीक है, तो हर जगह आप इलस्ट्रेटर खोलूँ, फोटोशॉप खोलूँ, एमएस वर्ड खोलूँ, एक्सेल खोलूँ, हर जगह मुझे ये फॉन्ट फैमिली मिल जाएगी। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब चलते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में जाते हैं, फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इंटर। क्या लिखते हैं, इंटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि आपके पास इंटर के तमाम वेरिएंट्स आ चुके हैं, नजर आ रहे हैं। इंटर 18P, इंटर 18 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा बोल्ड, और ये सारे। अब मैं इंटर नॉर्मल यहाँ पर देखता हूँ जो सिर्फ इंटर हो, सिर्फ इंटर चाहिए। अच्छा, अब देखो सिर्फ इंटर नहीं आ रही यहाँ पे, सिर्फ वेरिएंट्स आ रहे हैं। सेमी बोल्ड, बोल्ड, मुझे सिर्फ नॉर्मल वाली चाहिए, ना मुझे बोल्ड करना है ना मुझे थिन करना है, अब क्या करूं। वो तो आ ही नहीं रही। वो बेसिकली इसलिए नहीं आ रही क्योंकि सर आपने सिर्फ वेरिएंट्स इंस्टॉल करें। जब आप यहाँ बाहर थे तो आप स्टैटिक में गए थे, स्टैटिक में सिर्फ वेरिएंट्स होते हैं, असल में फॉन्ट फैमिली की फाइल्स ये पड़ी हुई .ttf बाहर, नजर आ रही है। ठीक है, इस पर भी राइट क्लिक करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, ये असल में फॉन्ट फैमिली की फाइल्स हैं और इस फॉन्ट फैमिली के वो वेरिएंट्स हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, सेमी बोल्ड, थिन। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद फिर से एमएस वर्ड में चलते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं इंटर। अब देखो आपके पास आ गई, देखो अगर मैं ड्रॉप डाउन खोलूं, इंटर सर्च करूं, अरे
इंटर लग रही है ये मुझे वहां पर, लेकिन जा रही है, आ गई, देख रहे हो, आ गया इंटर। इंटर लग चुकी है। क्लियर है चीज। और इंटर के वेरिएंट्स भी आ चुके हैं। अगर मैं नीचे जाऊं आईएन पे तो देखो, अगर मुझे बोल्ड करना है इंटर के अंदर ही तो मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ। मैंने सारे वेरिएंट्स भी डाउनलोड कर लिए और फॉन्ट फैमिली भी डाउनलोड कर लिए। उसके बाद टेक्स्ट साइज हो चुका है। टेक्स्ट साइज के बाद तीन बेसिक टूल्स आते हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट जो है वो स्टैंड आउट करे, ठीक है, तो आप उसे बोल्ड कर सकते हो। यानी कि बोल्ड हम करते हैं हेडिंग्स वगैरह को जिन्हें हम इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। फिर इटैलिक आता है। इटैलिक बेसिकली एम्फेसिस स्टाइल होता है कि टेक्स्ट थोड़ा सा, अगर मैं बहुत सिंपल कहूँ तो लेफ्ट साइड पे तिरछा हो जाता है। ठीक है, ये यूज किया जाता है कोट्स में, या आप अगर पैराग्राफ्स के बीच में कोई वैल्यू अलग से ही हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। और अंडरलाइन आपके पास किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ के अंदर। क्योंकि अंडरलाइन अगर मैं करता हूँ पैराग्राफ के अंदर, अब जाहिर सी बात है पैराग्राफ के अंदर बोल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि बोल्ड मैं हेडिंग्स को करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, मैं इसको इटैलिक भी कर सकता हूँ, और मैं इसको अंडर, और अंडरलाइन के फिर आपके पास यहाँ पर मोर ऑप्शंस भी होते हैं। ठीक है, ये आपके पास सिंगल अंडरलाइन है सिंपल, ये डबल अंडरलाइन है, ये बोल्ड अंडरलाइन है, ये डॉटेड है, ये डैश्ड है, ये डैश डॉटेड दोनों है। ठीक है, डैश डॉटेड और डैश दोनों है, और ये वेवी अंडरलाइन है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी अंडरलाइन चूज कर सकते हो। ठीक है, और इसके और भी ऑप्शंस आते हैं। अगर आप मोर अंडरलाइंस पे जाओ, और अंडरलाइन कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, क्योंकि अंडरलाइन कलर जो है वो टेक्स्ट कलर के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं इसे रेड करूँ तो देखो अंडरलाइन मेरी क्या हो गई, रेड हो गई। ठीक है, तो अगर मैं मोर अंडरलाइंस के ऑप्शन पे जाऊं तो यहाँ पर मैं फुल्ली कस्टमाइज कर सकता हूँ कौन सी फॉन्ट यूज करना है। बेसिकली इसने ना सिर्फ अंडरलाइन का नहीं खोला, इसने पूरा फॉन्ट ग्रुप डिटेल में खोल दिया। पूरा फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर क्या होगा, टेक्स्ट का कलर, अंडरलाइन का स्टाइल क्या होगा, अंडरलाइन का कलर क्या होगा, स्मॉल कैप्स, हिडन, ये सारे फीचर्स बाहर भी दिए हुए हैं। और ये यहाँ पर स्पेन में भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू। व्हाट इज स्ट्राइक थ्रू, अब्दुल्ला? ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज पर सेल लगी होती है, कोई चीज हमें कट करके उसकी जगह कोई नई चीज रिप्लेस में दिखानी होती है, तो हम स्ट्राइक थ्रू यूज करते हैं। टेक्स्ट के बीच में एक लाइन आ जाती है। ठीक है, तो दिस इज स्ट्राइक थ्रू। एक टेक्स्ट के बीच में लाइन है, जैसे हम कर सकते हैं $999 को मैंने यहाँ पर कट किया, और कट करने के बाद इसे मैंने 899 कर दिया। अब देखो 899 पे भी आ रहा है, सिर्फ 899 को सेलेक्ट करूंगा और स्ट्राइक थ्रू को बंद कर दूंगा। तो जो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और जो टूल यूज करेंगे वो सिर्फ उतने ही टेक्स्ट पर लगेगा, पूरे टेक्स्ट पर नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, स्ट्राइक थ्रू के बाद आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं इन दोनों बटन्स को? क्या होती है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट? पावर्स। ठीक है, हम लोगों ने केमिस्ट्री में देखा, हम लिखते हैं H2O। H2O, तो क्या टू इतना बड़ा होता है, या टू बेस में होता है? एच की बेस में होता है। तो यहाँ पर इसको बेस कैसे बनाएंगे? बेसिकली सिर्फ टू को सेलेक्ट करेंगे, और इसी चीज को सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अगर आप टूल पे होवर करोगे तो आपको बता देगा टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स जस्ट बिलो द लाइन ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट चूज किया तो देखो ये आपकी बेस में आ चुका है। ठीक है, इसी तरह मैथ्स में हमने देखा, हम लिखते हैं A² + B², ऐसा ही है। ठीक है, अब A², B² क्या, जो टू है ये इतना बड़ा आता है या पावर में आता है? तो इसका मतलब है सबस्क्रिप्ट मतलब बिलो द लाइन, और सुपरस्क्रिप्ट मतलब अबव द लाइन। तो ये सुपरस्क्रिप्ट है। सिर्फ टू सेलेक्ट करेंगे, अगर सब सेलेक्ट करूंगा तो सब अबव द लाइन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास ये दो बटन आते हैं जो कि इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज का। ऑल दो मैं अपने फॉन्ट साइज को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से मतलब बटन दबाकर जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी बड़ा या जल्दी जल्दी छोटा कर सकता हूँ अपने फॉन्ट साइज को। लेट्स सपोज मैंने S2 को चूज किया, तो ये इंक्रीज फॉन्ट साइज दबाता जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ाता जाएगा, जहां मैं सेटिस्फाई होऊंगा वहां रुक जाऊंगा। खुद से नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये डिक्रीज फॉन्ट साइज है, काम वही कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फॉन्ट स्टाइल्स। ठीक है, अगर आपको फंकी टेक्स्ट बनाना है, इस तरह के स्टाइल्स अगर आपको चाहिए, या आप अपनी मर्जी से आउटलाइन लगाना चाहते हो टेक्स्ट पर, अपनी मर्जी से टेक्स्ट पर शेडो अप्लाई करना चाहते हो, शेडो अप्लाई करने के लिए ताकि थोड़ा सा 3D लुक दे वो। अगर आप रिफ्लेक्शंस अप्लाई करना चाहते हो, रिफ्लेक्शंस तो वैसे बहुत ही बुरी लगती हैं। ठीक है, ग्लो लगाना चाहते हो, ग्लो भी बहुत बुरा लगता है, देखो क्या लग रहा है ये S2। ठीक है, तो ग्लो लगाना चाहते हो तो आप ये फॉन्ट स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर स्टाइल्स हैं, फिर लिटरेचर्स हैं, और स्टाइल सेट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये चूज करूँ तो देखो कुछ इस तरह के स्टाइल्स हैं। ठीक है,
उसके बाद आपके पास है केसेस। केसेस क्या होते हैं? इंग्लिश में केसेस होते हैं टेक्स्ट केसेस। इंग्लिश के लेटर्स को कैपिटलाइज करके भी लिखा जा सकता है, अपर केस में सारे लेटर्स को स्मॉल केस में भी लिखा जा सकता है। अगर एक पैराग्राफ है तो हर पैराग्राफ के हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखा जा सकता है। या अगर एक पैराग्राफ है तो उसके पूरे पैराग्राफ में जो एक सेंटेंस है उसका सिर्फ पहला लेटर कैपिटल लिखा जा सकता है, जो कि रूल है। इंग्लिश में रूल है ना, सिर्फ फुल स्टॉप के बाद वाला पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो ये केसेस कहलाते हैं। सारा टेक्स्ट अपर केस में कर दो, लोअर केस में कर दो, कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। जैसे अगर मैं लिखूं हेलो वर्ल्ड, तो हेलो का एच बड़ा और वर्ल्ड का डब्ल्यू, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड कहलाता है। सबसे पहले आता है सेंटेंस केस। ठीक है, सेंटेंस केस मतलब हर पैराग्राफ में जो हर सेंटेंस है उसका सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा, ये सेंटेंस केस होता है। ऐसा ही है, इंग्लिश सबने पढ़ी होगी। क्या वो कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है। उसके बाद है लोअर केस। लोअर केस मीन्स सब कुछ लोअर केस में हो जाएगा, ऐसा ही है, सब कुछ लोअर केस में। और अपर केस मीन्स सब कुछ अपर केस में हो जाएगा। और उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टॉगल केस। टॉगल केस बेसिकली इतना यूज नहीं होता, किसमें होता है कि सिर्फ पहला लेटर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल, जो कि इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर में कोई अहमियत नहीं रखता ये केस। ठीक है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड अलग से ही दिखाना है कि उस पर गौर किया जाए तो आप फिर टॉगल केस यूज कर सकते हो। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर ना आपके पास पैराग्राफ आ जाए। कैसे आएगा पैराग्राफ? कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा चैट जीपीटी से। रैंडम पैराग्राफ। ठीक है, आपके पास बेसिकली दो होते हैं मेथड, एक रैंडम है और एक था आपके पास, खैर याद आता तो मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर आप लिखते हो वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर RAND, ठीक है, मतलब रैंडम पूरा नहीं लिखना, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट लगाते हो, क्या लगाते हो, और इसके अंदर आप नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप करोगे कि आपको कितने नंबर ऑफ वर्ड्स या सॉरी कितने नंबर ऑफ लाइंस का पैराग्राफ चाहिए, कितने नंबर ऑफ लाइंस का। तो मैंने बोला 10 लाइंस का चाहिए, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके एंटर करोगे तो आपको ये एक फेक पैराग्राफ जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता वो जनरेट करके दे देगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का पैराग्राफ आ गया जिस पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसे मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसे सेंटेंस केस किया। ऑल दो ये पहले से सेंटेंस केस हुआ हुआ है, पहले अपर केस करते हैं इसे, ये अपर केस हो गया। अब इसे वापस कर देते हैं सेंटेंस केस। तो देखो आपके पास इसमें हर आपके पास फुल स्टॉप के बाद सिर्फ पहला लेटर कैपिटल है, ऐसा ही है। दिस इज सेंटेंस केस। उसके बाद आता है आपके पास हाइलाइटर। हाइलाइटर हम यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, अपनी बुक्स के अंदर किसी चीज को हाईलाइट या पॉइंट आउट करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी टेक्स्ट हाइलाइटर है जिसके कुछ ही कलर्स हैं, मतलब कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कलर चूज नहीं कर सकते। ठीक है, यही कलर्स हैं क्योंकि यही वो कलर्स हैं जो हाईलाइट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि सारे कलर्स हाइलाइटर के लिए यूज होते हैं, और जिस उनमें जो सबसे पॉपुलर है वो येलो, क्योंकि येलो बहुत ब्राइट होता है और अलग से ही चमकता है, इसलिए ज्यादातर आपने हाइलाइटर देखे होंगे ऑरेंज और येलो कलर के बिक रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर लेट सपोज इस पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहते हो एज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से आप हाईलाइट का कलर भी चूज कर सकते हो। मैंने येलो किया तो आपके पास येलो हो गया। अगेन सेलेक्टेड टेक्स्ट पर ही हाईलाइटर लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास फॉन्ट कलर। कौन सा कलर? यानी टेक्स्ट का कलर। अब टेक्स्ट का कलर में आप बहुत सारे कलर्स भी चूज कर सकते हो, ये वाले भी चूज कर सकते हो, और मोर कलर्स में भी जा सकते हैं। मोर कलर्स में जाएंगे तो पूरा का पूरा पैलेट ही दे देगा कलर सेलेक्ट करने के लिए। कस्टम में जाएंगे तो आपको और दे देगा, मतलब कि पैलेट में भी जो है वो डिफाइंड है। पैलेट में भी क्या है? डिफाइंड है। कस्टम के अंदर तो आप पूरी ही जो है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप रेड ग्रीन ब्लू का हेक्सा कोड भी देख सकते हो। अगर आपको कलर मोड HSL चाहिए तो HSL भी आप कर सकते हो, RGB भी कर सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड में भी जाके आप कर सकते हो। लेट सपोज मैं ब्लू कर देता हूँ, ओके किया, तो आपके पास देखो डॉक्यूमेंट वर्ड क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये फॉन्ट ग्रुप हो जाता है खत्म, लेकिन एक चीज रहेगा, सॉरी, ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जितनी भी चीजें हम अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो फॉन्ट फैमिली हो, कुछ भी हो, किसी भी टूल से कोई भी हमने चेंजिंग की है टेक्स्ट के ऊपर, तो वो फॉर्मेटिंग कहलाती है, यानी सजावट। ठीक है, अगर आपके पास फॉर्मेटिंग हो गई और आप चाह रहे हो फॉर्मेटिंग रीसेट हो जाए पूरी की पूरी किसी टेक्स्ट के ऊपर से, यानी टेक्स्ट अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाए, ठीक है, तो आप इस टूल का यूज करोगे। जैसे कि अगर मैं पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करूं और रिमूव फॉर्मेटिंग करूं, तो यहाँ पर एक चीज है कि हाइलाइटर रिमूव नहीं करता।
हाइलाइटर आपको खुद रिमूव करना पड़ेगा। ये वर्ड के अंदर टेक्स्ट में से पूरी फॉर्मेटिंग रिमूव कर देता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग टूल, लेकिन हाइलाइटर रिमूव नहीं करता। हाइलाइटर रिमूव करने के लिए आपको खुद से पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा और हाइलाइटर में जाके नो कलर चूज करना होगा, तो आपके वो हाइलाइटर हट जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये आपका फॉन्ट ग्रुप है। अच्छा, क्लिपबोर्ड आता है। क्लिपबोर्ड क्या चीज है? क्लिपबोर्ड सबके फोन्स में भी होता है, पता है क्या होता है क्लिपबोर्ड? क्लिपबोर्ड बेसिकली एक ऐसा टूल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपके टेक्स्ट को, इमेजेस को या डिफरेंट चीज़ों को कॉपी पेस्ट और कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है और अगर आप वो कॉपी करना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ कॉपी हो जाए, तो ये आपके पास जो दो पेपर्स हैं ये कॉपी है। ऑल दो इसका शॉर्टकट क्या है सबको पता होगा, कंट्रोल C। पेस्ट का है कंट्रोल V। और कट का है कंट्रोल X। ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए, लिख लो। ठीक है। यहाँ से वैसे ये टूल इतना यूज नहीं होता है क्लिपबोर्ड का, क्योंकि हमें शॉर्टकट्स पता होते हैं। तो सीजर वाला कट का है और ये पेस्ट का है। पेस्ट का तो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। ठीक है। ब्रश क्या करता है ये? पढ़ो। क्या करता है फॉर्मेट पेंटर? तीनों काम? कौन से तीनों काम? ना 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 ना, ये वो नहीं है। बिल्कुल सही। देखो, अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर एक हेडिंग डालता हूँ, लेट सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, मैंने अपने नाम पर जो है वो बेहतरीन सी फॉर्मेटिंग कर दी, मैंने फॉन्ट स्टाइल लगा दिया, मैंने जो है वो ये वाला स्टाइल लगा दिया, टैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, टेक्स्ट कलर भी चेंज कर दिया, अंडरलाइन भी लगा दी, ये भी लगा दिया, सब लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक और टेक्स्ट है। क्या है? एक और टेक्स्ट है, लेट्स सपोज आजम। अब चाह रहे हो कि आजम पे भी सेम एज इट इज फॉर्मेटिंग हो जाए जैसे तैयब के टेक्स्ट पर है। तो एक तो ये है कि हर चीज खुद करो। ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर यानी जो ब्रश टूल है आपके पास, फॉर्मेट पेंटर टूल, ये स्टाइल्स को कॉपी पेस्ट करता है, टेक्स्ट को नहीं। किसको कॉपी पेस्ट करता है? स्टाइल्स को। इसको यूज करने का तरीका क्या है कि पहले जिस टेक्स्ट से स्टाइल कॉपी करना है उसे चूज करेंगे यानी तैयब, और फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस पर पेस्ट करनी है। तो आजम को पूरा सेलेक्ट करूंगा, माउस छोड़ूंगा, आजम पे सेम फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी, जिससे हमारी क्वेरी बच जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो ये फॉन्ट ग्रुप है। उसके बाद आता है आपके पास पैराग्राफ ग्रुप, जो कि पैराग्राफ के टूल्स के लिए होगा। जाहिर सी बात है, पैराग्राफ ग्रुप है तो किसके लिए होगा? पैराग्राफ के टूल्स के लिए। ठीक है। इसमें सबसे पहले अलाइनमेंट आती है। अलाइनमेंट मतलब आपका टेक्स्ट पेज के लेफ्ट पर रहेगा, सेंटर में, जस्टिफाई रहेगा या राइट पर रहेगा। ठीक है। तो आपके पास बाय डिफॉल्ट इंग्लिश कहाँ से शुरू होती है भाई? लेफ्ट से। ठीक है। तो ये फॉर्म अलाइनमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप सेंटर लाइन करना चाहते हो तो आप अपने टेक्स्ट को करोगे सिलेक्ट, और यहाँ से आपको ये ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। अगर मैं सेंटर लाइन चूज करूंगा तो सेंटर लाइन हो जाएगी, और अगर मैं राइट लाइन चूज करूंगा तो राइट लाइन हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू माई यूज। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? जस्टिफाई? लाइन से बाहर तो अभी भी नहीं जा रहे। एक एक सीक्वेंस में आ जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, बता नहीं पा रहा हूँ, बता सही रहा है। ठीक है। देखो, अगर आप एक पहली लाइन देखो तो इसका जो आखिरी वर्ड है यू, ये यहाँ खत्म हो रहा है, दूसरी लाइन का इससे पहले ही खत्म हो रहा है। ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हो ना कि मेरे जो टेक्स्ट है पूरे डॉक्यूमेंट पे, उसकी लेफ्ट और राइट बिल्कुल एडजस्ट हो जाए इक्वली, कि जहां यू खत्म हो वहीं टू खत्म हो। ठीक है। तो हम यूज करते हैं जस्टिफाई की अलाइनमेंट। कौन सी अलाइनमेंट? देखो, अगर मैं कंट्रोल A करूं और मैं जस्टिफाई करूं तो अब आप देखो आपकी हर लाइन सेम एक सीक्वेंस में खत्म हो रही है, स्टार्ट भी सेम हो रही है, और जैसे एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है। पहले जो लाइंस हैं वो आगे पीछे खत्म हो रही थी, अब सीक्वेंस में। देखो, अब जहां यू खत्म हो रहा है उसी के नीचे दूसरी लाइन का वर्ड खत्म हो रहा है, देख लो, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब जाहिर सी बात है तीसरी लाइन इतनी है तो इतनी ही आएगी। ठीक है। तो ये जस्टिफाई कहलाता है। कौन सी अलाइनमेंट कहलाती है? जस्टिफाई। ठीक है। उसके बाद आपके पास लिस्ट आ जाती है। अच्छा, लिस्ट से पहले ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिस्ट आखिर में पढ़ ले। उसके बाद आती है लाइन स्पेसिंग। अगर आपको लग रहा है कि ये जो तीन लाइनें हैं या जो आपके डॉक्यूमेंट्स के पैराग्राफ है, उसमें जो ये लाइन का स्पेस है बीच में, ये जो गैप है, दो लाइंस के बीच में गैप है, ये कम या ज्यादा है, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो यूजिंग द लाइन स्पेसिंग।
ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 1.0 पे सेट होती है, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं 3.0। तो मेरे पास देखो 3.0 पर ये बढ़ गई। ठीक है, वापस से इसे मैं कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं लेट सपोज कोई कस्टम देना चाहता हूँ, देखो 3.0 तक जा रहा है, अब मैं लेट सपोज 10 पॉइंट्स का गैप देना चाह रहा हूँ, जो कि ऑल्दो सेंस नहीं बनाता, बहुत ज्यादा गैप होता है वो। ठीक है, तो मैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पर मुझे फुल्ली जो है वो कस्टमाइज करने की इजाजत मिलेगी। यानी कि जैसे फॉन्ट ग्रुप का पूरा पेन खुल गया था, ये पैराग्राफ ग्रुप का पूरा पेन खुल गया, जिनमें सबसे पहले अलाइनमेंट आ रही है जो जस्टिफाई की हुई थी, तो देखो क्या आ रहा है, जस्टिफाइड ही आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसे लेफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, ये लेफ्ट अलाइन कर देगा। तो पूरे पैराग्राफ का जो ग्रुप था वो एज अ विंडो आपके सामने खुल चुका है। ठीक है, उसके बाद आउटलाइन लेवल आप यहाँ पर जज कर सकते हो, इंडेंटेशन भी बताता हूँ, वो अगला टूल है। ठीक है, ये नीचे स्पेसिंग आ गई। अब यहाँ आप बिफोर और आफ्टर से स्पेस डिसाइड कर सकते हो कि हर लाइन के बिफोर से यानी ऊपर से और नीचे से कितने पॉइंट्स का गैप होगा। अभी बाय डिफॉल्ट आफ्टर में कितना आ रहा है, 8, मैं इसको 100 भी कर सकता हूँ यहाँ से। क्लियर है ये चीज। ठीक है, और ओके प्रेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, लाइन स्पेसिंग के यहाँ पर ना आपको ऑप्शंस भी दिए गए होते हैं, जैसे सिंगल स्पेसिंग, 1.5 लाइन स्पेसिंग, नीचे देखो, नीचे नजर आ रहा है, डेमो दिखा रहा है। देखो बढ़ गया स्पेस, बढ़ा नहीं बढ़ा, नीचे देखो, फिर डबल कर देता हूँ, देखो और बढ़ गया। ठीक है, तो ये आपको डेमो दिखा रहा है कि आप यहाँ से ये प्रीसेट्स भी चूज कर सकते हो, एग्जैक्टली है, मल्टीपल है, मल्टीपल थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, ऐड 3, तो ओके करूंगा तो देखो इतना ज्यादा स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा मैं इसे कस्टमाइज कर सकता हूँ। उसके बाद इंडेंटेशन आती है। इंडेंटेशन किसे कहते हैं, पाइथन पढ़ी किसी ने, किसी ने भी नहीं पढ़ी, चलो कोई बात नहीं। पाइथन में एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन कहते हैं कि एक टेक्स्ट अपने पेज के बॉर्डर से, किसे, पेज, जिधर से वो स्टार्ट हो रहा है, ये बॉर्डर, ये दिख रहा है। अच्छा, इसको क्या, अच्छा ये क्यों है ऐसा कि ये वीडियो स्पेस के यहाँ से क्यों नहीं शुरू हो रही, ये स्पेस क्या चीज है, ये स्पेस क्या चीज है। खोल दिया सामने, अगर अभी भी नहीं बता पाओ, ये स्पेस क्या है, मतलब ये स्पेस में कम ज्यादा नहीं कर सकता क्या। इसे मार्जिन कहते हैं पेज का, क्या कहते हैं, ये रहा, लेआउट टैब के अंदर होता है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। इन मार्जिन्स को मैं कम ज्यादा भी कर सकता हूं। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई टेक्स्ट या पैराग्राफ आपके पेज के लेफ्ट से यानी लेफ्ट मार्जिन से दूर चला जाए या लेफ्ट मार्जिन के करीब आ जाए, या राइट मार्जिन से दूर चला जाए, राइट मार्जिन के करीब आ जाए, तो वो आपके पास इंडेंटेशन कहलाती है, यानी मार्जिन से स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मतलब ऊपर नीचे से स्पेसिंग लाइन के, और इंडेंटेशन लेफ्ट राइट से स्पेसिंग टेक्स्ट की। क्लियर। तो यहाँ देखो, इसकी सबसे पहले मैं लाइन स्पेसिंग खत्म कर दूं ताकि इजी हो जाए। उसके बाद ये देखो, आपके पास ये है, आपके पास डिक्रीज इंडेंट, मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन, जो कि पहले ही क्लोजर है, ऐसा ही है, इससे और ज्यादा क्लोज हो सकता है नहीं, ये तो मार्जिन से ही लगा हुआ ना टेक्स्ट। ठीक है, और फिर आपके पास इंक्रीज इंडेंट, यानी कि मार्जिन से दूर लेके जाना। क्या लिखा हुआ है, मूव योर पैराग्राफ फार्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन। देखो जैसे ही मैं इसको दबाता जाऊंगा तो मेरे मार्जिन से देखो टेक्स्ट क्या आता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, जो मेरे पेज का स्पेस है, बॉर्डर का। ठीक है, और अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो ये वापस आ जाएगा अपनी जगह पर। ये इंडेंटेशन कहलाती है, और इसे हम उस पेन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है सबको। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास बैकग्राउंड कलर। दिस इज बैकग्राउंड कलर, दिस इज नॉट हाईलाइटर। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मैं कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट ना करूं, कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट, मैंने अभी कोई टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ, और अगर मैं बैकग्राउंड कलर लगा दूं, तो ये देखो, हाइलाइटर सिर्फ सेलेक्टेड टेक्स्ट पर लगता है और बैकग्राउंड कलर पूरे के पूरे पैराग्राफ पर लगता है। किस पर लगता है। अच्छा, अगर मैं कोई स्पेसिफिक सेलेक्ट करूं तब क्या होगा सर, टेस्ट करें, तब सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड पर लगाएगा, लेकिन अगर मैं सेलेक्ट नहीं करता तो उस पूरे पैराग्राफ पर लगा देगा। ठीक है, और हाइलाइटर सिर्फ सेलेक्टेड पर लगता है, किस पर लगता है, सेलेक्टेड पर। तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं लगा सकते, हाइलाइटर और बैकग्राउंड कलर में फर्क होता है। हाइलाइटर में टेक्स्ट थोड़ा सा हाईलाइट होता है, क्लियर नजर आता है, विजिबल। बैकग्राउंड कलर में थोड़ा और डल हो गया। ठीक है, हाँ भाई, येलो यूज करो तो शायद थोड़ा हाइलाइटर टाइप लग गए। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर कहलाता है। अच्छा, अब इसको कर देते हैं हम लोग, हटा देते हैं। अब आ जाती है लिस्ट। लिस्ट क्यों बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, राशन की लिस्ट बनाते हैं, अपने टू डूज की लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट क्यों बनाते हैं, एक सीक्वेंस डिफाइन करने के लिए, या स्टेप्स डिफाइन करने के लिए। अगर स्टेप्स डिफाइन ना करने के लिए भी तो वैल्यूज को अलग अलग बताने के लिए, कि इसके बाद ये या ये या ये, कि भाई आटा ले आना, चीनी ले आना, दाल ले आना।
ठीक है, या मैं फॉर एग्जांपल उठूंगा सुबह तो सबसे पहले मैं शावर लूंगा, शावर लेने के बाद मैं एप्टेक जाऊंगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो वो लिस्ट अगर आपको एमएस वर्ड में बनानी है और एक सीक्वेंस में डेटा बनाना है, तो आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं। लिस्ट दो टाइप्स की होती है, तीन टाइप्स की होती है, लेकिन अभी कितनी है? दो टाइप्स की होती है। एक होती है नंबर लिस्ट, एक बुलेट होती है, या सीक्वेंशियल लिस्ट भी कहते हैं नंबर लिस्ट को। ठीक है, मतलब एक लिस्ट में ऐसे भी बना सकता हूँ ना कि लेट सपोज अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं ऐसे भी लिस्ट बना सकता हूँ एरो डाल के, मैं जो है वो स्टार बना के भी लिस्ट बना सकता हूँ, ऐसा ही है। पॉइंट्स बना सकता हूँ मैं जो है वो, इस तरह से डॉट लगा के भी लिस्ट बना सकता हूँ। और अगर मुझे सीक्वेंस बतानी है तो फिर मैं बनाऊंगा 1 2 3, ऐसा ही है। या मैं रोमन में लिख दूंगा 1 2 या 3। तो जो 1 2 3 वाली लिस्ट है, या मैं कहूँ ABC, तो इसमें एक सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंशियल लिस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? सीक्वेंशियल लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या कहलाती है? जिसमें एक ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट या सीक्वेंशियल लिस्ट या नंबर लिस्ट, आप इसे कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अब वर्ड क्या कहता है इसे भी देख लेते हैं। और जिसमें कोई सीक्वेंस ना हो, जिसमें ये सिंबल्स हो, एरो है, स्टार है, डॉट है, बुलेट है, ये बुलेट लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है, जिसमें कोई ऑर्डर ना हो। ठीक है, तो ऐसे अगर पॉइंट डिफाइन कर रहे हो जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है तो बुलेट लिस्ट इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन ऑर्डर डिफाइन करना है तो सीक्वेंशियल लिस्ट यूज करेंगे। अब यहाँ देखो, जो आपका एमएस वर्ड है वो सिंबल वाली लिस्ट को कहता है बुलेट लिस्ट। ठीक है, और जो आपके पास सीक्वेंस वाली लिस्ट है उसे नंबरिंग लिस्ट कहता है। ऑल्दो नंबरिंग नाम गलत है क्योंकि इसके अंदर ABCD भी आ रही है। ठीक है, तो ऐसे मैं सीक्वेंशियल लिस्ट कहता हूँ, नंबरिंग लिस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया .1, ठीक है, .2 और .3। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इसकी बन जाए एक लिस्ट। क्या बन जाए? तो मैं इन तीनों को करूंगा सिलेक्ट। क्या करूंगा? और मैं बुलेट लिस्ट बना दूंगा, तो बुलेट्स बन गए। अब इनके बाद आकर .3 के बाद एंटर करूंगा, एक और बुलेट आ जाएगा। अब इससे बाहर जाने के लिए एक और दफा एंटर करूंगा तो ये बाहर आ जाएगा, लिस्ट खत्म हो जाएगी। क्लियर है चीज? फिर बैक जाऊंगा, .3 पे एंटर करूंगा तो एक और बुलेट आ जाएगा, इधर मैं एक और बुलेट लिख सकता हूँ। ठीक है कबीर, किसी का यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है, मुझे बोला था डिटेल में पढ़ाओ, तो डिटेल में से ऐसे ही होता है। ठीक है, अच्छा ये हो गई आपके पास बुलेट लिस्ट, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती। उसके बाद आपके पास यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको जो बुलेट लिस्ट है उसके काफी सारे सिंबल्स जो है वो दिए गए हैं। एरो का सिंबल है आपके पास, ये वाला सिंबल है, लेकिन अगर आप एक नया ही सिंबल चाहते हो तो यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट का जो है वो ऑप्शन है। अगर आप इस पे जाओ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बोलेगा सिंबल चूज करो। क्या चूज करो? सिंबल। अच्छा, बुलेट के लिए तीन चीजें दे रहा है। या तो आप कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, या कोई पिक्चर, मतलब बुलेट की जगह पर कोई पिक्चर आ जाएगी, तो आप पिक्चर भी एज अ बुलेट यूज कर सकते हो, और कोई सिंबल भी। ठीक है, और आप बुलेट की अलाइनमेंट भी चूज कर सकते हो कि बुलेट सेंटर्ड रहेगी, लेफ्ट रहेगी, या राइट रहेगी। तो सिंबल पे जाते हैं तो हमारे पास बेशुमार सिंबल्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ओपन ऊपर देखोगे फॉन्ट के अंदर, तो यहाँ पर जो है वो साइफन, पता नहीं कौन से टाइप का सिंबल है, फिर सिटका टेस्ट टेक्स्ट के सिंबल हैं, मतलब बहुत सारे सिंबल्स की यहाँ पर लिस्ट है। फिर गडुगी सिंबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉन्ट में ये सारी चीजें चूज कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट फैमिलीज के सिंबल्स हैं। अब मेरा सिंबल किधर चला गया? ठीक है, तो हम सिंबल में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रीक लैटिन सिंबल्स, अल्फा बीटा गामा, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं चूज कर लूँ ये वाला स्पेड्स, ठीक है, ओके किया तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिखा रहा है, मतलब डेमो दिखा रहा है। ओके पे क्लिक किया तो ये चेंज हो गए बुलेट्स। ठीक है, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर इसी को सीक्वेंशियल बनाना है तो यहाँ पर बराबर में सीक्वेंशियल लिस्ट है, अगेन ड्रॉप डाउन खोलोगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट करेंगे तो हम अपना नंबर फॉर्मेट भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 2 3 किया तो 1 2 3 हो जाएगा, और 1 2 3 ये वाला भी है, फिर ये वाला भी है। ठीक है, डिफरेंट है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अच्छा आखिरी टाइप ऑफ लिस्ट आती है आपके पास जिसे वर्ड कहता है मल्टी लेवल लिस्ट। क्या कहता है वर्ड? मल्टी लेवल। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? लेट सपोज मैं जो है वो डिफाइन करता हूँ सीपीआइज्म, फिर मैं डिफाइन करता हूँ डीआइज्म, SDSE1, और उसके बाद SDSE2, मतलब एप्टेक के करिकुलम्स की लिस्ट बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ठीक है, ADSE2।
डन है। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी एक लिस्ट बन जाए, तो इसे सेलेक्ट करूंगा, क्या करूंगा, लिस्ट बना दूंगा, ऐसा ही है। ठीक है, इसकी मैं बुलेट लिस्ट बनाऊंगा। इसकी मैंने बुलेट लिस्ट बनाई थी, बन गई। ठीक है। अब सीपीआइज्म की बुलेट के नीचे, सीपीआइज्म के अंदर जो बुक्स हैं मैं वो डिफाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं सीपीआइज्म के नीचे एंटर करूंगा और यहाँ लिख दूंगा HTML, फिर एंटर करूंगा, यहाँ लिख दूंगा CSS, फिर लिख दूंगा जावास्क्रिप्ट, फिर लिख दूंगा बूटस्ट्रैप। ठीक है, फिर लिख दूंगा यहाँ पर MS ऑफिस। ऐसा ही है, बुक्स डिफाइन कर दी। लेकिन आपको कहीं से भी ये हायरार्की ऐसी लग रही है कि ये बुक सीपीआइज्म के लिए डिफाइन की जा रही है? कहीं से भी हायरार्की नहीं लगी, थोड़ा सा स्पेस होता, सीपीआइज्म के नीचे थोड़ा सा स्पेस होता, थोड़ा सा हट जाती है अगर मार्जिन से तो अच्छा लगता। अब क्या करते हैं, अब इसे सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ कितनी लिस्ट को, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। यही काम आपकी जो है मल्टी लेवल लिस्ट करती है, देखो। देख रहा है फॉर्मेट में, आपको पता चल गया होगा कि लिस्ट विद इन अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट कहलाती है मल्टी लेवल लिस्ट। अच्छा, अगर मैं ये सेलेक्ट करूं तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा भाई, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अच्छा भाई, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ये तो और उल्टा पीछे चला गया सर, बुलेट चेंज हो गया खाली। क्या चेंज हो गया? इसको तो आगे जाना चाहिए था, कंट्रोल Z करते हैं, अब क्या करें। असल में मुझे पता नहीं है कि ये कोई बग है या माइक्रोसॉफ्ट का बहुत अच्छा फीचर है, क्या कह सकते हैं। लेकिन जो मल्टी लेवल लिस्ट है वो आप कितना ही ट्राई कर लो इस ऑप्शन से नहीं लगती। अभी कैसे लगती है, कीबोर्ड पे टैब की होती है, देखिए, टैब की कैप्स लॉक के ऊपर टैब की नजर आ रही है। आपने इस लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद टैब दबाना है खाली। क्या दबाना है? टैब। तो आपकी मल्टी लेवल लिस्ट ऐसे बनती है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, इस ऑप्शन से कभी भी मल्टी लेवल लिस्ट नहीं बनेगी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, किसका फोन है ये? क्लियर है। अब इसी तरह अगर मुझे HTML के भी टॉपिक्स डिफाइन करने हैं, ठीक है, तो मैं HTML के नीचे आऊंगा, और HTML के नीचे आने के बाद क्या करूंगा, HTML के टॉपिक्स लिखूंगा। लेट सपोज मैंने लिख दिया टैग्स। ठीक है, टैग्स के बाद इमेज टैग वगैरह वगैरह। ठीक है। अब ये जो दो आपके पास बुलेट्स हैं ये HTML से ताल्लुक रखते हैं। अगेन सेलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, टैब दबा दूंगा, तो फिर एक और मल्टी लेवल लिस्ट बन जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से मैं मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। डन। ठीक है। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने ये सारे टूल यूज करते हुए मुझे एक अच्छा असाइनमेंट आपकी चॉइस का कुछ ऐसा बना के आप लोगों ने वर्ड के ऊपर दिखाना है जो सिर्फ इन्हीं टूल से बने, और सारे टूल्स उसमें यूज हो जाए जो पढ़े। है ना? ठीक है। आइदर वो कवर पेज हो सकता है, आइदर वो कोई लेटर हो सकता है, ठीक है, कोई कॉम्पोजिशन लेटर हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर लिस्ट भी शामिल हो के कोई पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है जिसके अंदर JD बताई जाती है, JD के अंदर लिस्ट भी आ जाएगी, उसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, हेडिंग्स भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करके लाना है अगली क्लास में, और क्लासरूम में आपने करना है अपलोड। ठीक है भाई, सेव करना आती है वर्ड की फाइल? जिसको नहीं आती एक दफा देख ले, ठीक है, ताकि मुझे कोई कंप्लेन ना करे कि सर आपने सेव करना नहीं सिखाई। अभी आपने काम कर लिया, काम करने के बाद फाइल पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद सेव एज पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सेव एज पे जाने के बाद ब्राउज पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ब्राउज पर जाने के बाद आपकी जो विंडोज का एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा। जहां पर सेव करनी है पहले वो लोकेशन चूज कर लो। मैं डाउनलोड्स में सेव कर रहा हूँ, किस में सेव कर रहा हूँ, और नीचे फाइल नेम चूज करना है आपने, फाइल नेम आपने रख दिया असाइनमेंट 1। ठीक है, और एंटर कर देंगे तो हमारे पास सेव हो चुका है। अगर मैं जाऊं डाउनलोड्स में तो यहाँ पर assignment1.docx की फाइल आ चुकी है, और यही फाइल आपने कहाँ अपलोड करनी है, क्लासरूम पर अपलोड करनी है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अच्छा क्लास, लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो होम टैब में ही थे। ठीक है, आज होम टैब को कंप्लीट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अगले टैब पे जो है वो जंप कर सकें। होम टैब पे हम लोगों ने मल्टीपल लिस्ट तक पढ़ लिया था। ठीक है, और मेरा ख्याल है मुझे सिर्फ एक या दो असाइनमेंट्स के अंदर नजर आई है मल्टीपल लिस्ट, बाकी किसी ने ट्राई नहीं करी। किस किसने ट्राई की थी? गुड। ठीक है। अच्छा, इंडेंटेशन भी हमने पढ़ ली थी और हमने लाइन स्पेसिंग भी पढ़ ली थी। ठीक है, आगे चलते हैं।
ठीक है, यहाँ पर हम लोग रैंडम पैराग्राफ बनाते हैं और रैंडम पैराग्राफ बनाने के बाद इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। बैकग्राउंड कलर भी मेरे ख्याल है हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सॉर्टिंग पर। सॉर्टिंग कहते हैं तरतीब देने को। ठीक है, और तरतीब सिर्फ दो ही चीजों की दी जा सकती है, या तो अल्फाबेट्स की या नंबर्स की। ठीक है, तो आपके पास, अगर आपके पास बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं या आपके पास कोई लिस्ट है, आप चाह रहे हो वो लिस्ट, या किसी के फॉर एग्जांपल बच्चों के नामों की लिस्ट है, या आपके पास बहुत सारा नंबर्स है, किसी के रोल नंबर्स हैं, और आप चाह रहे हो कि वो सॉर्ट हो जाए यानी तरतीब में आ जाए। अब तरतीब दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप तरतीब दे सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर मींस लोअर टू हायर, और डिसेंडिंग मींस हायर टू लोअर। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मेरे पास बहुत सारे रैंडम नंबर्स हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सॉर्ट हो जाए, तरतीब में आ जाए, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं क्या करूंगा, इन नंबर्स को क्या करूंगा, सेलेक्ट। सिमिलरली आपके पास नाम है या कुछ भी अल्फाबेट्स भी आप ही कर सकते हो, और सॉर्ट के बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही सॉर्ट के बटन पर क्लिक करूंगा तो मुझे पूछेगा सॉर्ट बाय व्हाट, सॉर्ट बाय पैराग्राफ, क्योंकि मल्टीपल लाइंस है, मल्टीपल लाइंस को पैराग्राफ समझता है। तो आपने कहा सॉर्ट बाय पैराग्राफ। अब ये पूछ रहा है आपसे कि वो टाइप क्या है, मतलब आप सॉर्ट टेक्स्ट को कर रहे हो, नंबर्स को कर रहे हो, या डेट को सॉर्ट कर रहे हो। बहुत सारी डेट्स भी हो सकती हैं आगे पीछे, तो उन्हें भी आप सॉर्ट कर सकते हो इसकी मदद से। ठीक है, मैंने बोला मैं किसे सॉर्ट कर रहा हूँ, सॉरी, नंबर्स को। ठीक है, और उसके बाद मैं चूज करूंगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ओके करेंगे तो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, और वहीं पर अगर मैं चूज करूंगा डिसेंडिंग हो तो आपके पास हो जाएंगे। सिमिलरली आप अल्फाबेट्स को यानी किसी भी अल्फाबेट टेक्स्ट को भी सॉर्ट कर सकते हो इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास बॉर्डर। क्या आ जाता है, बॉर्डर आ जाता है। ठीक है, आपके पास बॉर्डर आप बहुत जगह से लगा सकते हो, ग्रिड लाइंस भी होती हैं इसमें, आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लगा सकते हो, बॉर्डर और शेडिंग जो कि आपके लेआउट टैब में भी आने वाली है। ठीक है, सॉरी, डिजाइन टैब में, उधर भी हम पढ़ लेंगे। तो अगर मैं किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करूं, और यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर बॉटम है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट है, राइट है, नो बॉर्डर मतलब बॉर्डर लगा हुआ है हटाना है तो नो बॉर्डर करेंगे। ऑल बॉर्डर्स करूंगा तो यहाँ पर फिलहाल चारों तरफ लग सकता है, बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है तो बीच में कोई बॉर्डर नहीं आएगा। बीच में बॉर्डर कहाँ पर होगा, टेबल में। ठीक है, अच्छा टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स को क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। ठीक है, यही सिमिलर डेफिनेशन एचटीएमएल में भी होगी। ठीक है, तो ये जो आपके इनसाइड बॉर्डर्स हैं, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, ये टेबल्स में आएंगे आपके पास। किस में आएंगे, टेबल्स में। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन करूँ तो देखो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाती है, जो अब्दुल्ला साहब ने अपने असाइनमेंट में यही से लगवाई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी इंसर्ट कर सकते हो जहां चाहो। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट कर सकता हूँ। इस तरह से एक स्पेसर लग जाएगा, डिवाइडर लग जाएगा। ठीक है, देन आपके पास क्या है, आपके पास ड्रॉ टेबल है। ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाते हैं ताकि हम सही से देख सकें इसे। ठीक है, ड्रॉ टेबल पे जाएंगे, ड्रॉ टेबल पे जाएंगे तो हमसे पूछेगा टेबल ड्रॉ करो, क्या करो, और कोशिश करें। इस तरह से आपने इसे ड्रैग किया, आपके पास देखो टेबल का बॉर्डर बन गया। अब इसके अंदर मुझे रॉज और कॉलम्स इंसर्ट करने हैं। अच्छा यहाँ देखो आपके पास ना बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनको अप्लाई करने के बाद मजीद टैब्स खुल जाते हैं। ठीक है, जैसे टेबल को अप्लाई किया तो देखो टेबल डिजाइन का एक अलग टैब खुल गया, और एक टेबल लेआउट का। टेबल डिजाइन जहाँ से टेबल का डिजाइन, उसका शेड, उसका बॉर्डर कितना थिक होना चाहिए, थिन कलर वगैरह, आप ये सारी चीजें जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। और टेबल लेआउट में आप पूरे टेबल का लेआउट कस्टमाइज कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन बनाऊं, अरे अनसेलेक्ट करो यार, डिलीट कर दो। ठीक है, सेकेंड ग्रिड लाइन इसने एक ही बनाई हुई है। प्रॉपर्टीज में जाते हैं और रॉज में जाते हैं। अगर आप जो है वो कॉलम या रो ऐड करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पर भारी दिए हुए हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ उसके अंदर वो इंसर्ट रो अबव के पूरे पेन में जाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाह रहे हो इंसर्ट रो बिलो, या इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, या इंसर्ट कॉलम राइट हो जाए तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं रो ऐड करूंगा तो देखो एक और रो ऐड हो चुकी है, और आप इसका साइज जो है वो इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। ये जो आपको साइड में नजर आ रहा है छोटा सा स्क्वायर बॉक्स,
ठीक है, इसकी मदद से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मल्टीपल कॉलम्स भी बना सकता हूँ और मल्टीपल रॉज भी क्रिएट कर सकता हूँ इस तरह से, और हर सेल के अंदर मैं अलग वैल्यू टाइप कर सकता हूँ। दिस इज टेबल। रॉज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? टेबल कहलाता है। ठीक है, तो इसको करते हैं डिलीट, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये क्या बोला है, क्या है? तो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स, दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर एडवांस लेआउट टास्क। ठीक है, बेसिकली बहुत आसान जुबान में समझाऊं तो ये आपको बताता है कि आपने कहाँ कहाँ फॉर्मेटिंग की और कहाँ कहाँ स्पेसिंग डाली हुई है। अगर आप ये ओपन करो तो देखो, जहां जहां मैं स्पेसिंग देता जाऊंगा, एंटर करता जाऊंगा, और जहां जहां मैं होऊंगा ये वहां मौजूद होगा। ये शो वर्ड सिंबल होता है, सिर्फ लेआउटिंग के लिए यूज होता है या फॉर्मेटिंग के लिए, बाकी इसका कोई रोल नहीं है और इसको कोई इतना ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करता, तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके पास स्टाइल्स। स्टाइल्स मींस डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ योर टेक्स्ट। ठीक है, नो स्पेस स्टाइल, हेडिंग का स्टाइल है, हेडिंग टू का स्टाइल है, टाइटल का है, सब टाइटल का है। अच्छा सर, अगर मैं खुद से लेट सपोज एक हेडिंग डाल दूं यहाँ पर, कार लेट सपोज, ठीक है, और मैं इसका टेक्स्ट बड़ा कर दूं थोड़ा सा, ठीक है, और टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं यहाँ पर इसका, और टेक्स्ट बड़ा करने के बाद इसे बोल्ड और अंडरलाइन कर देते हैं, तो दिस इज अ हेडिंग। तो मैं उस स्टाइल को क्यों यूज करूं, इस स्टाइल को क्यों नहीं यूज करूं? बेसिकली उन स्टाइल्स में सिर्फ ये नहीं है कि वो आपका टेक्स्ट बड़ा कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे, उनमें कुछ एक्स्ट्रा भी है। देखो कुछ इस तरह, अगर मैं यहाँ पर सारी फॉर्मेटिंग डिसेबल करूं, ठीक है, और इधर मैं एक हेडिंग डालूं लेट सपोज कार की वापस से, और उसके नीचे मैं एक रैंडम पैराग्राफ लिख दूं, डन है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जितना भी पैराग्राफ है वो इस कार हेडिंग का होगा। किसका होगा? कार हेडिंग का। देखो जैसे ही मैं इसको चूज करके हेडिंग का जो फॉर्मेट है वो चूज करूंगा, तो यहाँ पर आपको एक एरो नजर आएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो हेडिंग का स्टाइल है वो क्या करता है, आपके पास आपके पैराग्राफ को आपकी हेडिंग में कोलैप्स या एक्सपेंड कर देता है। ठीक है, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को कुछ इस तरह से हाइड एंड कोलैप्स कर सकते हो। ठीक है, तो इस एरो से आपका जो पैराग्राफ है वो एक तरह से कार हेडिंग के साथ मर्ज हो चुका है, या आप कह सकते हो बाइंड हो चुका है। ठीक है, तो ये स्टाइल्स अगर आप यूज करते हो, तो जैसे लेट्स सपोज मल्टीपल हेडिंग्स लगी हुई हैं, तो आपको बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है, तो आप इस हेडिंग को बंद करके बहुत जल्दी नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, नीचे के कंटेंट पर जा सकते हो। ठीक है, ज्यादा स्क्रॉल आपको करना नहीं पड़ेगा, आप अपने कंटेंट को एक्सपेंड या कोलैप्स कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक और हेडिंग डालूं नीचे, ठीक है, लेट्स सपोज बाइक की, और इसके नीचे भी मैं बहुत सारा पैराग्राफ लिख दूं या कुछ भी एक्सवाइजेड लिख दूं, और इसको मैं बना दूं हेडिंग, तो इसके नीचे का जितना पैराग्राफ होगा क्या होगा, वो सारा इसके अंदर कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको बंद करूं, तो अब आप देखो कि आप दोनों को सेपरेट सेपरेट ओपन करके दोनों का टेक्स्ट पढ़ सकते हो। तो दिस फॉर्मेटिंग इज इजी फॉर रीडिंग। ठीक है, तो ये स्टाइल्स होते हैं। अब आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं, सब टाइटल स्टाइल है, सब टाइटल एम्फेसिस है, ठीक है, स्टाइल्स आप यूज कर सकते हो। ये जो बेसिकली फॉर्मेट है, ये एरो कोलैप्स वाला, ये सिर्फ हेडिंग और हेडिंग टू में आता है, बाकी किसी में भी नहीं आता है। लेट्स सपोज अगर आप कोई कोट लिख रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें फिर कोट के स्टाइल यूज कर सकते हो कुछ इस तरह। ठीक है, अगर मैं इसे अप्लाई करूँ, नीचे जाते हैं, ठीक है, और इसे हम अप्लाई करते हैं, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने लेट्स सपोज। आप तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल चूज कर सकते हो, लेकिन आप इससे बेटर भी खुद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास फाइंड। क्या आ जाता है? फाइंड। फाइंड का मतलब ढूंढना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 पेज का डॉक्यूमेंट है या 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, और आप किसी पर्टिकुलर हेडिंग पे जंप करना चाह रहे हो, या आप देखना चाह रहे हो कि आपके पास कोई पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है इस डॉक्यूमेंट में, या आप किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के किसी पर्टिकुलर सेंटेंस पर जाना चाह रहे हो ताकि आप उस पर डायरेक्टली जंप कर सको, तो उधर हम फाइंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फाइंड। तो जब से आप फाइंड दबाओगे, तो ये साइड में एक नेविगेशन पेन खुल जाता है, जिसमें आपको जो भी इस पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है आप फाइंड कर सकते हो। तो लेट्स सपोज मैं जो है वो वीडियो को फाइंड करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि वीडियो इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है, और आपको नीचे रेफरेंस भी दे रहा है कि कहाँ कहाँ पर आ रहा है। आप जैसे ही जिस रेफरेंस पर क्लिक करोगे, आपको उस रेफरेंस पैराग्राफ पर जंप भी करवा देता है। ठीक है, तो फाइंड आपका बहुत हेल्पफुल टूल है अगर आपको जंप करना है डायरेक्टली किसी वर्ड पर, किसी सेंटेंस पर, या किसी हेडिंग के ऊपर। क्लियर है ये चीज? ठीक है, उसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस मींस किसी को रिमूव कर देना और खुद आ जाना। ठीक है, तो रिप्लेस क्या करता है? रिप्लेस सबसे पहले फाइंड करता है। क्या करता है?
फाइंड कि फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में वीडियो आ रहा है 12 बार, वीडियो का वर्ड, आप चाह रहे हो उस वीडियो के वर्ड की जगह जहां जहां वो आ रहा है पूरे 12 जगह आप चाह रहे हो कि वो ऑडियो हो जाए, या एक जगह हो जाए, या किसी 3 जगह हो जाए, या 4 जगह पर हो जाए। ठीक है, तो आप वीडियो के वर्ड को रिप्लेस करना चाह रहे हो ऑडियो के वर्ड से। ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट में, तो वहां पर हम यूज करते हैं रिप्लेस का। ठीक है, तो रिप्लेस जैसे ओपन करोगे तो फाइंड एंड रिप्लेस, बेसिकली इसका पूरा नाम फाइंड एंड रिप्लेस है। तो फाइंड व्हाट के अंदर हम लिखेंगे क्या ढूंढो, मैंने बोला क्या ढूंढो, वीडियो, और उस वीडियो के वर्ड को रिप्लेस करो किससे, ऑडियो से, कुछ भी वर्ड हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ दो बटन है, तो रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। अगर आप रिप्लेस दबाओगे तो जो पहला वीडियो का वर्ड होगा वो चेंज करेगा ऑडियो में, फिर दोबारा दबाओगे दूसरा करेगा, फिर दोबारा दबाओगे तीसरा, और अगर एक साथ करना है तो रिप्लेस ऑल। तो बता रहे वी मेड 6 रिप्लेसमेंट्स एंड वी हैव मेड 12 रिप्लेसमेंट्स ऑल। ठीक है, ओके पर क्लिक किया तो अब जहां जहां वीडियो लिखा था वहां वहां क्या आ चुका है, ऑडियो आ चुका है। दिस इज फाइंड एंड रिप्लेस। अच्छा, उसके बाद आता है एड इन्स। कोई बता सकता है? फाइंड एड इन्स दैट एड न्यू फंक्शनैलिटी टू ऑफिस, सिंप्लीफाई टास्क एंड कनेक्ट टू योर सर्विसेज टू यूज एवरी डे। एड इन्स क्या होता है? किसी ने यूज किया है कभी है? अजान? नहीं यूज किया? कबीर? किसी ने भी आज तक यूज नहीं किया? अब्दुल्ला तुमने भी नहीं किया? अच्छा, बेसिकली एड इन्स क्या है? एड इन्स बेसिकली आपके पास ऐसा समझो कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एक्सटर्नल टूल्स मौजूद हैं। ठीक है, वर्ड की एक लाइब्रेरी है या एमएस ऑफिस की एक लाइब्रेरी होती है जिसमें एक्सटर्नल बहुत सारे टूल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि डायरेक्टली इमेजेस उठा लेना यहीं पर रहते हुए, ठीक है, यहीं से चैट बॉट से कुछ जनरेट करवा के आपके जो है वो इस पर्टिकुलर पेज पर इंसर्ट कर देना। अब बजाय इसके कि आप क्या करोगे, चैट जीपीटी पे जाओगे भाई, बोलोगे 14 अगस्त का ऐसे लिख दो, लेट सपोज, ठीक है, तो वो लिख कर देगा, फिर आप कॉपी करोगे पेस्ट करोगे, वही काम आप डायरेक्टली एडिंस के थ्रू यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, आप जो है वो यहाँ पर फ्लो चार्ट बनवा सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत सारे टूल हैं, मतलब सारे तो खैर नहीं पढ़ा सकते, बेशुमार टूल्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी, आपने मोर एडिंस पर क्लिक करना है, जैसे ही मोर एडिंस पर क्लिक करोगे आपके पास एडिंस का पूरा स्टोर खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेशुमार टूल्स हैं फॉर द बेस्ट ऐप ऑफ देयर, कम्युनिकेशन के लिए टूल्स, एडिटर पिक्स के लिए, एजुकेशन के लिए टूल्स, 365 सर्टिफाइड टूल्स, प्रोडक्टिविटी के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, ट्रेनर ट्यूटोरियल के लिए, यूटिलिटीज के लिए, बहुत सारे टूल्स हैं। अब जैसे एक टूल है विकिपीडिया का, ठीक है, तो मैं इसको कर लूंगा यहाँ पर ऐड। विकिपीडिया क्या है? विकिपीडिया एक ब्लॉग वेबसाइट है जो आपको नॉलेज देती है हर चीज़ के बारे में, विकिपीडिया का सबको पता ही होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा, ठीक है, तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये ऐड होगा और आपके साइड में इस तरह से पेन खुल जाएगा। ठीक है, ये पेन खुलने के बाद आपसे जो है वो बोलेगा कि आप कुछ सर्च करो। ठीक है, तो हम कुछ सर्च करते हैं, हम क्या सर्च करें, इन 14 अगस्त 1947 लेट सपोज। ठीक है, एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास इसने 1947 के बारे में इंफॉर्मेशन लाकर दे दिया। अब ये पूछ रहा है कि किसकी बात कर रहे हो, इंडिपेंडेंस डे इंडिया की बात कर रहे हो, इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान की? तो ये सर्च रिजल्ट लाके दे रहा है मल्टीपल, मतलब मैंने सर्च किया 14 अगस्त 1947, तो इसने एक इंडिपेंडेंस डे इंडिया ला दिया है, मतलब देखो इंडिया यहाँ पर भी टॉप पर है, अफसोस की बात है। ठीक है, 14 अगस्त 1947 डिफरेंट आर्टिकल इसने मुझे सर्च करके दे दिए। तो मैं सर्च करूंगा इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपके पास इसने मुझे पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पर लाकर दे दिया। इसे एक्सपेंड करूंगा तो इधर पूरा ही आर्टिकल होगा, पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैं बजाय इसके कि मैं वहां पर जाता, ब्राउजर खोलता, सर्च करता, मैं विकिपीडिया से ही से जो है वो टेक्स्ट उठा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये पूरा का पूरा आर्टिकल नीचे आऊंगा और आर्टिकल आने के बाद ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैं टॉप तक कॉपी करूंगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यह जितना पार्ट मैं चाहता हूँ मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया अपने डॉक्यूमेंट में। तो इजीली मेरे पास एक डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है फॉर द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, ये कोई एआई नहीं है, विकिपीडिया कोई एआई, विकिपीडिया एक वेबसाइट है, बस वो आर्टिकल डायरेक्टली यहाँ पर शो हो रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास सारा का सारा कंटेंट मेरे पास आ चुका है। ठीक है, इवन के इमेजेस भी आई होंगी, मैं दिखाता हूँ। बहुत बड़ा आर्टिकल उठा लिया, ये देखो इवन के
इमेजेस भी जो थी आर्टिकल में पूरी की पूरी आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये एड इन्स है। अच्छा, इसके अलावा एक और एड इन्स है, उसका नाम है जीपीटी फॉर एक्सेल वर्ड। अच्छा, ये जो है ना जीपीटी फॉर एमएस वर्ड, ठीक है, ये आपसे मांगता है लॉग इन माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट का। ठीक है, तो हम यूज करेंगे जीपीटी फॉर एक्सेल वर्ड, क्योंकि मुझे माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट का पासवर्ड याद नहीं है। ठीक है, तो आप खुद ट्राई कर लेना। हम जीपीटी फॉर एक्सेल वर्ड यूज करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं, वही जीपीटी है। ठीक है, लो भाई, इनका तो काम हो गया। ऐड पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साइन इन विद गूगल भी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम साइन इन विद गूगल करेंगे और अपना यहाँ पर अकाउंट लगा लेंगे। तो मैं यहीं पर एआई करके चीजें जो है वो सॉर्ट कर सकता हूँ। और इस तरह के एड इन्स में बेशुमार टूल्स हैं जो आपको एमएस वर्ड में काम आ सकते हैं। आपको डायग्राम्स बनवानी है, आपको फ्लो चार्ट्स बनवाने, आपको डायरेक्ट पिक्सेल्स की वेबसाइट से इमेजेस इंपोर्ट करनी है। बहुत सारे टूल्स एड इन्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, आज तक खोल के नहीं देखा ना, काम की चीज है। ठीक है, पासवर्ड गलत डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉगिन हो चुका है, अब ट्राई करते हैं। ये देखो, ये आ गया ऊपर। देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पर ये मुझे सारे मॉडल्स दिखा रहा है, जिसमें से इधर आपके पास ये सारे पेड हैं। देखिए, एक ही फ्री आ रहा है आपके पास, वो है 5.4 ठीक है, तो हम ये वाला मॉडल यूज करते हैं। यूजिंग फुल डॉक्यूमेंट एज कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये देखो, ये आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर, यूजिंग फुल डॉक्यूमेंट एज कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली इसको अगर आप चेक करते हो तो जीपीटी आपके क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपके पूरे पैराग्राफ को देखेगा, यानी आपके पूरे डॉक्यूमेंट को देखेगा जो 17 पेज का है आपके। ठीक है, और उसके मुताबिक आंसर करेगा। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि मैं इससे हट के कोई सवाल करूंगा तो आप इसे अनचेक कर दोगे। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सवाल करना चाह रहे हो तो इसे चेक रखोगे, अदरवाइज अनचेक कर दोगे। ठीक है, इंक्लूड रीसेंट मैसेजेस भी आप कर सकते हो। इंक्लूड रीसेंट मैसेजेस मतलब कि जो पिछले मैंने आपसे कॉन्वर्जेशन करी है जीपीटी साहब, वो भी आपने याद रखनी है जब मैं आगे सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों को चेक रख लेते हैं। ठीक है, मैं इधर पूछ लेता हूँ, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? कौन था? लो भाई, बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ये एक क्लास में और यूज कर चुका हूँ, तो मेरे क्रेडिट खत्म हो गए, मतलब लिमिट खत्म हुई है। तो आप लोग करोगे तो आपको आंसर कर देगा यार। कोई और मॉडल ट्राई करें? सोनार, सोनार पर परप्लेक्सिटी का सोनार ट्राई करते हैं। कॉपी करते हैं, फिर से इस पे हो जाना चाहिए। द मैसेज टू लार्ज फॉर द फ्री ट्रायल। अच्छा, वो कह रहे हैं द मैसेज इज टू लार्ज, तो हम ये कॉन्टेक्स्ट वाला हटा देंगे क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में ना अच्छा खासा टेक्स्ट लिखा है, तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब देख, हाँ, अब इसने आंसर कर दिया। ठीक है, तो देखो आपको बता रहा है द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज वाइडली रिगार्डेड एज मोहम्मद अली जिन्ना, ऑल्सो नोन एज कायद आजम। ठीक है, अच्छा, अगर इसको बोलो कि राइट एन 6 पेज ऐसे ऑन, कुछ बताओ। कायदे आजम, क्या बात है। ठीक है, तो ये मुझे लिख कर देगा। अच्छा, ये सारा टेक्स्ट मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, मैंने अपना पेज खाली कर लिया। ये मुझे लिख कर दे रहा है। ठीक है, इस तरह से बेशुमार एड इन्स हैं। अच्छा, अभी एक एक जगह आके रुक गया। अब देखो, यहाँ पर इंसर्ट का बटन है, जैसे इंसर्ट का बटन दबाऊंगा सारा ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। इसको बंद कर देंगे। मेरे पास ऐसे आ गया। अब इसे मेरा काम है कि मैं फॉर्मेट करूँ, और थोड़ा सा फॉर्मेट इसने भी मुझे करके दे दिया। बस इतना ही जनरेट करा है इसने, की इतनी कैपेसिटी थी। ठीक है, तो एडिंग्स में बहुत सारे टूल्स हैं, अगर आप एक्सप्लोर करो। ठीक है, आपके पास ऑटो पायलट है जो कि ऑटोमेटिकली आपको आंसर दे रहा होता है, क्विल बॉट है, राइटफुल है, मैथ टाइप है, पिक्सेल्स है। आप इसमें एडोब कनेक्ट कर सकते हो अगर आप फोटोशॉप से डायरेक्ट करना चाह रहे हो। हाँ, ये है बड़ा मजेगा, क्यूआर फॉर ऑफिस। क्यूआर कोड देखा है ना, कुछ स्कैन करते हैं किसी वेबसाइट पर ले जाता है, तो ये भी कर लें। ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ये आपसे लिंक लेता है और उसका क्यूआर कोड जनरेट कर देता है, जो डायरेक्टली आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाता है। जैसे कि अपनी आप लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो एज अ क्यूआर कोड मेंशन करना चाह रहे हो, या एक्स वाई जेड कोई भी लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिंक दे सकते हो।
ठीक है, मैं अपनी एजेंसी की वेबसाइट दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी एजेंसी की वेबसाइट दे दी। यहाँ से मैं कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, क्यूआर कोड का बैकग्राउंड कलर, साइज चेंज कर सकता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं साइज। ठीक है, और एंड में आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद कर दूंगा इंसर्ट। अच्छा, एरर करेक्शन आप बढ़ा सकते हो कि कोई एरर वगैरह ना आए। ठीक है, इंसर्ट करेंगे, अब कोई भी इसे स्कैन करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, इस वेबसाइट पर जिसका लिंक मैंने ऊपर दिया है, tigersolution.com पर। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से बेशुमार टूल्स एड इन्स में मौजूद हैं जो आपको काम आ सकते हैं। डायरेक्ट एआई भी इंटीग्रेट कर सकते हो आप। क्लियर है? जेमिनाई है इसमें, अगर जेमिनाई है तो मेरे पास प्रो है। सर्च यहाँ पर करता। खैर, बाद में ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया? ये हमारा हो गया होम टैब कंप्लीट, और अब मैं कर रहा हूँ वीडियो बंद।